नमस्कार बच्चों, मैं आप सबकी हिंदी ऑनलाइन शिक्षिका सुनीता झा एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने। आज हम लोग कक्षा षष्ठवीं की एक कहानी को पढ़ने जा रहे हैं जो नवीन पल्लव पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। और ये कहानी जो है बहुत ही मार्मिक है, हृदय विदारक है, जो कि एक छोटे से बच्चे को, जो हम आज बाल मजदूरी के बारे में सुनते हैं ना, बस उसी की तहत ये कहानी भी है। इस कहानी में हम एक छोटे से बच्चे को देखते हैं कि वो घर का काम करने के लिए रखा गया है नौकर के रूप में, और वो किस तरह से अपनी इच्छाएं, अपनी चाहतें, अपनी पुरानी यादों को किस तरह से दोहराता है और उसे एक चिट्ठी में लिखता है। इस पाठ के साथ साथ हम लोग चिट्ठी लिखने का तरीका भी सीखेंगे, तो साथ बने रहिएगा अंत तक। और अगर आपको पाठ समझ में आए, लगे कि हाँ आपको इससे कोई आसानी हो रही है, कुछ समझ में आ रहा है, तो इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इससे फिर आपके दूसरे दोस्तों को या अन्य बच्चों को भी सहायता मिलेगी। चलिए तो हम लोग कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है वेनका की चिट्ठी। नाम है बच्चे का वेनका, और वो एक चिट्ठी में अपने सारे दर्द, अपनी सारी तकलीफें बता रहा है, अपनी पुरानी यादों को दोहरा रहा है। इसीलिए इस पाठ का नाम रखा गया है वेनका की चिट्ठी। ये कहानी हमें ये बताता है कि एक अनाथ बच्चे के लिए उसका घर परिवार, माता पिता कितने महत्वपूर्ण है। हालांकि घर परिवार, माता पिता हर बच्चे के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन जो बच्चा इसको नहीं पा सकता, उसकी तड़प क्या है, उसकी तकलीफ क्या है, वो हम इस पाठ में देखेंगे। और इसी तथ्य को, इसी सच्चाई को इस बाल मनोविज्ञान से परिपूर्ण भरी हुई कहानी में बताया गया है। बाल मनोविज्ञान का मतलब होता है चाइल्ड साइकोलॉजी। तो बच्चों, जब हमारे पास जो चीज होती है ना, उस चीज की कीमत हमारे नजरों में कम होने लगती है, हम उसका महत्व भूलने लगते हैं। जैसे आप आज आपके पास आपकी मम्मी है, पापा है, घर है, आपके पास बहुत सारी सुविधाएं हैं, तो आप कभी कभी उस चीज से चिढ़ जाते हैं। हो सकता है गुस्से में बोल देते होंगे कि तुम नहीं होती तो ज्यादा अच्छा होता, तुम हर समय मुझे रोकती रहती हो, तुम हमेशा मुझे टोकते रहती हो। लेकिन आपने कभी सोचा है जिन बच्चों को ये सुविधाएं नहीं मिली हो, जो बच्चे इन सब चीजों के लिए तरस रहे हैं, उनकी क्या गति होती होगी? तो चलिए आज हम उसी चीज को पढ़ते हैं और समझते हैं, ताकि हम आगे से अपने पेरेंट्स के, अपने सुख सुविधाओं की इज्जत कर सकें। जो हमें ऊपर वाले ने दिया है, भगवान ने दिया है, उसके लिए उनको शुक्र अदा कर सके। ये कहानी शुरू होती है जिसमें बताया गया है कि क्रिसमस से ठीक पहले वाली शाम थी, यानी 25 तारीख को जो क्रिसमस होता है, जो अभी अभी बीता है 25 दिसंबर, उससे ठीक पहले वाली शाम थी, यानी 24 तारीख की बात है ये। उसमें एक 9 वर्षीय बालक वेनका जुकोब दिन भर की काम के बाद बैठा इंतजार कर रहा था। 9 वर्ष का, वर्षीय मतलब वर्ष का, 9 वर्ष का बच्चा जिसका नाम है वेनका जुकोब, उसने दिन भर अपना काम किया है, जो उसकी डेली का काम है, रूटीन है, उस सारे काम को उसने निपटा लिया है। और अब वो बैठकर इंतजार कर रहा है। पेशे से मोची उसका मालिक आलियाखिन और उसकी पत्नी गिरजाघर में प्रार्थना सुनने जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। वो इंतजार कर रहा है और वो देख रहा है कि उसका मालिक आलियाखिन, जो कि उसके मालिक का नाम है, और उसकी पत्नी जो है, वो दोनों गिरजाघर जाने वाले हैं। उसका मालिक पेशे से मोची है, यानी मोची का काम करता है, कोबलर है, वो जूते बनाने, सिलने का काम करता है। तो वो दोनों प्रार्थना करने के लिए गिरजाघर जाने वाले हैं क्रिसमस की पूर्व संध्या में। वेनका घुटनों पर सिर टिकाए पल पल काट रहा है, और वो उनके जाने का इंतजार कर रहा है, अपने घुटनों पे सिर टिका करके बैठा हुआ है, और पल पल एक एक क्षण को बिता रहा है उनके इंतजार में। मालिक के जाते ही उसने अलमारी से स्याही की दवात, घिसी नीब वाला होल्डर निकाला और कागज को जमीन पर फैलाकर लिखने बैठ गया। और वेनका ने शायद ये पहले से प्लान कर रखा था, इसलिए जैसे ही उसके मालिक बाहर गए, वेनका ने क्या किया, ये जो है ना, इसको दवात कहते हैं। हमने जब आ पढ़ा होगा तो द से दवात पढ़ा होगा। इसमें इंक रहता है, स्याही मतलब इंक।
तो इंक पॉट जो है उसको निकालता है, वो स्याही की दवात यानी इंक पॉट निकालता है, और उसका होल्डर यानी पहले जो पेन हुआ करता था ना, पेन में इंक नहीं डला रहता था, बल्कि इस तरह का वो पेन के डिज़ाइन का नीब बना रहता था और उसमें डुबा डुबा करके लिखा जाता था। तो बिल्कुल वो चीज़ वो निकाल करके एक कागज भी निकालता है और जमीन पर फैलाकर लिखने के लिए बैठ जाता है। पहला अक्षर लिखने से पहले उसने चोरों की तरह दरवाजे और खिड़की की ओर विस्फारित नैनों से ताका। जब वो लिखना शुरू करने वाला था, पहला अक्षर शुरू ही करता, उससे पहले उसने सावधानी के लिए, ये जानने के लिए कि कोई उसे देख तो नहीं रहा, उसे डांट तो नहीं पड़ेगी। सोचो दूसरे के घर में होना कितनी पाबंदी की बात होती है कि अपने पेरेंट्स को वो चिट्ठी तक लिखने में डर रहा था। तो पहले ये बात निश्चय कर लेना चाहता कि कोई उसको देख नहीं रहा है, इसलिए वो दरवाजे और खिड़की की ओर एकदम विस्फारित नैनों से यानी आंखें पूरी खोलकर बड़े बड़े आंखों से, डरे हुए नैनों से ताकता है। उसे आभास हो रहा था कि कोई उसे देख रहा है। जब हम कोई ऐसा काम करने लगते हैं जिसके लिए हमें मना किया गया हो या डर हो कि इसके लिए हमें डांट पड़ सकती है या मार पड़ सकती है, तो उसमें हमें एक अंदेशा लगा रहता है कि कोई हमें देख ना रहा हो या कोई हमें कोई हमारे बारे में जान ना ले। ये इस तरह का आभास यानी अनुभूति या एहसास जो है उसको हो रहा था कि कोई उसको देख रहा है, डर की वजह से। फिर वो खुद से ही कहता है, अपने मन में सोचता है कि कोई नहीं है, और मन में सोचकर लंबी सांस लेता है अपने आप को संयत करने के लिए, अपने आप को कंट्रोल में करने के लिए, और फिर लिखने लगता है। मेरे प्यारे दादा कॉन्स्टेंटाइन, अपने दादा को वो पत्र लिख रहा है जिनका नाम है कॉन्स्टेंटाइन। मेरे न पिता है न माँ, सब कुछ आप ही हैं। आपको क्रिसमस की शुभकामनाएं। वो बोलता है कि मेरे माता पिता तो हैं नहीं, वो अनाथ बच्चा है, उसके मम्मी पापा दोनों नहीं रहे हैं, सिर्फ दादाजी हैं जो उसके परिवार के नाम पर हैं। तो उनको वो क्रिसमस की शुभकामनाएं देता है। वेनिका की आंखों के आगे अपने दादा कॉन्स्टेंटाइन का चित्र स्पष्ट हो आया, और जैसे ही वो अपने दादा के लिए लिखता है, दादा का नाम लिखता है और उनके बारे में सोचता है, तो उसको अपने दादा नजर आने लगते, मतलब वो अपने दिमाग में उनकी इमेज को क्रिएट करता है, यानी अपने दिमाग में उनका चित्र बनाता है। छोटा सा, दुर्बल, पतला, 65 साल का वृद्ध। उसके दादा बहुत लंबे नहीं हैं, दुबले भी हैं, पतले भी हैं, और उनकी उम्र 65 साल है। वृद्ध का मतलब होता है बूढ़ा। 65 यानी 65। भेड़ की खाल का लंबा कोट पहनकर परिश्रम और चुस्ती से कोठी की चौकीदारी करता कॉन्स्टेंटाइन। और उसको क्या क्या याद आता है, वो जो इमेज बनाता है तो उसे क्या क्या याद आता है। एक तो वो उनके पूरे शारीरिक बनावट को याद करता है कि वो दुबले पतले हैं और उनकी उम्र 65 साल हो गई है, वो बूढ़े हैं। दूसरा वो याद करता है कि वो भेड़ की खाल का लंबा कोट पहनते हैं और बड़ी मेहनत से, परिश्रम से, मेहनत से और चुस्ती से, बड़ी सतर्कता से कोठी की चौकीदारी करते हैं, वो उसको याद आता है। अत्यंत मुस्तैदी, मतलब अत्यंत का मतलब होता है बहुत ज्यादा, मुस्तैदी का मतलब सतर्कता से कार्य में निमग्न, कर्मनिष्ठ, निमग्न का मतलब डूबा हुआ, एकदम से लीन हुआ, और कर्मनिष्ठ मतलब अपने कर्म के प्रति बहुत ज्यादा सजग होना, अपने कर्तव्य को ध्यान में रखना। ठीक है, तो उसको याद आता है कि उसके दादाजी जो हैं बड़ी मुस्तैदी से अपने कार्य में, अपने काम में लीन रहते हैं, अपने काम को बड़ी निष्ठा से पालन करते हैं। और साथ ही साथ उसको क्या याद आता है कि बात बात पर हंसता, लाठी ठोकता चौकन्ना कॉन्स्टेंटाइन। और उसे याद आता है कि वो बात बात पे हंसते हैं, छोटी छोटी बात पे जोर से हंसते हैं, मतलब खुशदिल इंसान हैं। लाठी को जमीन पे ठोकते रहते हैं और चौकन्ने रहते हैं। वही सब कुछ उसको याद आता है कॉन्स्टेंटाइन के बारे में, जो कि उसके दादाजी हैं। वेनिका को लगा हो ना हो कोसों दूर बैठे उसके दादा इस समय चर्च के बाहर अपने बूढ़े साथियों से हंसी मजाक कर रहे होंगे। उसने खिड़की से बाहर देखा, रात अंधेरी थी,
फिर भी घरों की सफेद छतें, चांदी से चमकते पेड़ और बर्फ की फुहारें उसे बहुत अच्छी लगी। उसको याद आने लगा, उसने अंदाजा लगाया, एक सोचा उसने कि उसके दादाजी अभी अपने दोस्तों के साथ बैठे होंगे, यानी काम पर नहीं होंगे, और चर्च के बाहर में बैठ के उनसे हंसी मजाक कर रहे होंगे, बातचीत कर रहे होंगे। उसके बाद उसने खिड़की की बाहर देखा। उनको याद करने के बाद उसने देखा कि रात बहुत अंधेरी थी, लेकिन घरों के छत पर जो बर्फ गिरे हुए थे, सर्दी की रात थी, बर्फ गिर रहा था। मॉस्को की कहानी है, तो मॉस्को में तो बहुत ज़्यादा बर्फ गिरते ही है ना, बहुत ठंडी रात होती है। तो वो बर्फ जो छत पर गिरी हुई है, जो उसकी वजह से छतें सफ़ेद नज़र आ रही हैं, एकदम चांदी से चमकते हुए पेड़ और बर्फ की फुहारें उसे बहुत अच्छी लगी। पेड़ों पर भी बर्फ गिरे हुए हैं, इसीलिए चांदी के जैसे चमक रहे हैं, एकदम सफेद। और बर्फ की जो बरसात हो रही है, स्नोफॉल जो हो रहा है, उसकी फुहारें उसे बहुत अच्छी लगी। उसको वो नज़ारा बहुत सुंदर लगा। उसके मन में हल्की सी खुशी की लहर उठी। बहुत ज़्यादा वो खुश नहीं हो पाया, हालांकि क्रिसमस का दिन था, बच्चों की खुशियों का दिन था, लेकिन वो बहुत खुश नहीं था क्योंकि वो अपने परिवार से दूर था। प्रकृति की सुरम्यता ने उदासी का बादल हटा दिया और वह फिर लिखने लगा। प्रकृति की सुरम्यता मतलब सुंदर और रम्य जो दृश्य था, बहुत ज़्यादा सुंदर, रमण करने लायक जो दृश्य था, उस दृश्य को देखकर बच्चे की उदासी थोड़ी देर के लिए हट गई। बच्चे के मुख पर जो उदासी की बादल छाई हुई थी, जिससे उसकी खुशी छिपी हुई थी, वो बादल थोड़ी देर के लिए हट गया और वो फिर से लिखने लगा। दादाजी, मॉस्को बड़ा शहर है, यहाँ पर सब प्रतिष्ठित लोगों के घर है। वो चिट्ठी में मॉस्को के बारे में दादाजी को बताने लगता है। मॉस्को आप जानते हैं कौन सा शहर है, आपको तो अच्छे से पता होगा कि रशिया का कैपिटल है मॉस्को, राजधानी है मॉस्को। तो मॉस्को के बारे में बता रहा है कि एक बहुत बड़ा शहर है, यहाँ पे प्रतिष्ठित लोगों का घर है। प्रतिष्ठित मतलब बहुत इज्जतदार लोगों का घर है, बहुत पैसे वालों का, बड़े लोगों का घर है। फिर भी सब सज्जन और सौम्य नहीं है। प्रतिष्ठित तो है, इज्जतदार तो है, लेकिन सब लोग सज्जन भी नहीं है, और सौम्य मतलब विनम्र, पोलाइट, अच्छे व्यवहार वाले लोग नहीं हैं। यहाँ बहुत घोड़े हैं और शायद एक भी भेड़ नहीं। वो मॉस्को के बारे में बताता है कि उसने बहुत सारे घोड़े वहाँ पे देखे हैं, लेकिन भेड़ बिल्कुल नहीं देखा अभी तक। तो उसे लगता है कि वहाँ भेड़ नहीं है, जबकि वो गांव में भेड़ें चढ़ाया करता था। यहाँ पर किसी को भी समूह गान में गाने की आज्ञा नहीं है, यानी ग्रुप में यहाँ पे कोई भी गाता नहीं है। यहाँ बच्चे वायलिन लेकर दिन भर नहीं घूमते। वीणका जिस शहर का, जिस गाँव का रहने वाला है, वहाँ पे लोग ग्रुप में गाया करते थे, वायलिन लेकर बच्चे घूमा करते थे, अपने गाने का शौक पूरा करते थे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। ये बात वो अपने दादाजी को बताता है। खाने को सुबह शाम थोड़ी सी रोटी मिलती है। रात भर मालिक का बेटा रोता है, वो मुझे सोने नहीं देता, मुझे बार बार उसका पालना हिलाना पड़ता है। मेरे प्यारे दादाजी, आप मुझे यहाँ से ले जाइए। पहले तो वेनका उस शहर के बारे में बताता है, और इस 2 लाइन में वो अपने बारे में बताता है कि वो वहाँ पे बहुत खुशी के साथ नहीं रह रहा है। उसे खाने के लिए सुबह शाम सिर्फ थोड़ी सी रोटी मिलती है, जिससे उसको गुजारा करना पड़ता है। और उसके मालिक का बेटा जो है वो रात भर रोता है। तो दिन भर काम करने के बाद वेनका को उस बच्चे को रात में भी संभालना पड़ता है। वो बच्चा उसे रात भर सोने नहीं देता, रोते रहता है, तो वेनका को बार बार उठकर उसके पालने को हिलाना पड़ता है। अपने दादाजी से वो गुजारिश करता है कि आप यहाँ आइए और मुझे यहाँ ले चलिए, मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फिर लिखता है, दादाजी, यहाँ मेरी उम्र के बच्चे सुबह सुबह बस्ते लटकाकर स्कूल जाते हैं। वो अपने दादा से बताता है कि उसकी उम्र के बच्चे जो हैं सुबह सुबह बैग लटकाकर, बस्ते लटकाकर स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए, और उनकी माँ उन्हें दूर तक जाते हुए देखती है। उनके बस्तों में रंगीन किताबें होती हैं। मेरी मालकिन भी अपने लाडले के लिए चित्रों वाली कई किताबें लाई हैं। वेनका बता रहा है अपने शौक के बारे में, अपनी चाहत के बारे में। वो बोलता है कि यहाँ पे उसी के उम्र के जो बच्चे हैं वो रोज स्कूल जाते हैं सुबह, और उनकी माँ जो होती हैं वो उन बच्चों को बाय करने के लिए, उनको स्कूल भेजने के लिए बहुत देर तक देखते रहती है। जब वो बच्चा रास्ते पे जा रहा होता है तो बहुत दूर तक उसको देखती है। उनके बस्तों में, उनके बैगों में बहुत सारी रंगीन किताबें होती हैं जिनमें चित्र बने होते हैं, जैसे आपकी किताबों में बनी हुई हैं।
उसके बाद वो ये भी बताता है कि उसकी मालकिन भी अपने लाडले बेटे के लिए कई किताबें लेकर आई हैं जिनमें रंगीन चित्र हैं। फिर वेनका अपनी इच्छा बताता है कि आप जब मुझे ले जाएंगे तो मैं भी स्कूल जाऊंगा। यानी अभी तो वो दूसरे के घर में है, इसलिए वो हक से नहीं बोल सकता, लेकिन फिर कहता है कि जब आप मुझे ले जाएंगे, यानी मेरे दादाजी जब मुझे ले जाएंगे, मैं अपने दादाजी के साथ रहूंगा तो मैं भी स्कूल जाऊंगा। काश मेरी भी माँ होती जो मुझे स्कूल जाते हुए देखती तो मेरा भी काया पलट हो जाता। वो कहता है कि काश मेरी माँ होती, यानी मेरे पेरेंट्स होते, तो मुझे स्कूल ज़रूर भेजते और मुझे स्कूल जाते हुए वो भी मुझ देखते रहती बहुत दूर तक, बहुत देर तक। और अगर ऐसा होता मैं स्कूल जा पाता तो मेरी तो काया ही पलट हो जाती। काया पलट मतलब बिल्कुल बदल जाना। जो परिस्थिति आज उसकी है वो परिस्थिति बिल्कुल नहीं रहती, बिल्कुल बदल जाती। वो खुश रहता और शिक्षा प्राप्त कर पाता। वेनिका की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। उसने अपनी आंखें पोंछी, नाक साफ की, फिर लिखने लगा। और ये सब याद करके, अपनी इच्छाएं सोच के, अपने दादाजी को, अपने माता पिता को याद करके उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगते हैं। फिर वो आंखें और नाक साफ कर लिखने लगता है, दादाजी मेरे पास जूते नहीं हैं, बिना जूतों के मैं बर्फ में नहीं चल सकता। मॉस्को में जहाँ इतनी बर्फबारी हो रही है, स्नोफॉल हो रहा है, वहाँ पे वेनिका को बिना जूतों के चलना पड़ता है। कितनी तकलीफदेह बात है। मैं गांव आ जाना चाहता हूँ पर रास्ता नहीं पता, आप मुझे ले जाइए, मैं आपकी सब बात मानूंगा। वेनिका कहता है कि मैं इस शहर में नहीं रहना चाहता, इतना बड़ा शहर है पर मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता, मुझे आप यहाँ से ले जाइए। मैं आपके साथ रहूंगा, आपकी हर बात मानूंगा, मैं खुद ही चलाता, पर मुझे गांव का रास्ता नहीं पता इसलिए मैं नहीं आ रहा हूँ। उसके बाद फिर लिखता है आपके लिए शोरबा बना दूंगा। शोरबा मतलब ग्रेवी वाली सब्जियों को शोरबा बोलते हैं। तो वो कहता है कि मैं आपके लिए ग्रेवी बनाऊंगा, सब्जियां बनाऊंगा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि मुझे गांव में ही काम मिल जाए ताकि मैं आपकी देखभाल कर सकूं। वेनिका शहर में काम करने के लिए, पैसे कमाने के लिए है, इसलिए वो कहता है कि मैं ऐसी कोशिश करूंगा कि मुझे गांव में ही कोई काम मिल जाए ताकि मैं वहां रहकर आपकी देखभाल भी कर सकूं और पैसे भी कमा सकूं। फिर कहता है कि प्यारे दादाजी, गांव में जब मालिक लोग क्रिसमस का पेड़ लगाएंगे तो एक सुनहरा अखरोट ले लेना और मेरे हरे बक्से में रख देना। मालिक की बेटी ओल्गा मेरे लिए अखरोट अवश्य देंगी। उसे अपने गांव का क्रिसमस याद आता है और वो कहता है कि मालिक जो है, यहाँ पर कॉन्स्टेंटाइन काम करता है, उसके मालिक जो हैं वो क्रिसमस के पेड़ लगाते होंगे हर क्रिसमस में। तो जब वो लोग लगाएंगे ना तो उनसे एक सुनहरा अखरोट ले लेना, जो सजाने के लिए होता है उसमें से ले लेना। और वेनिका ने शायद एक हरे रंग का बक्सा रखा है जिसमें अपनी पसंदीदा चीज़ों को जमा करता है, तो उसी में रख देने की वो गुजारिश करता है। और वो कहता है कि मालिक की बेटी जो है, जिसका नाम है ओल्गा, वो मेरे लिए अखरोट ज़रूर आपको देगी, आप ले करके उसको संभाल कर रख दीजिएगा। फिर वेनिका ने लंबी सांस ली। वो सारी बातें याद करके दुखी होता है, इसलिए वो लंबी सांस लेकर अपने आप को संयमित करता है, कंट्रोल करता है। और फिर उसे याद आया, जब वो सोच रहा था तो और उसे पुरानी बातें याद आती हैं। वो सोचता है कि वह अपने दादाजी के साथ क्रिसमस पेड़ लाने जंगल जाया करता था। चारों तरफ बर्फ होती थी। जब वो क्रिसमस का पेड़ लाने के लिए जाता था तो चारों तरफ बर्फ फैली हुई रहती थी पूरे गांव में। जब कभी वो बर्फ में लुढ़क जाता तो दादाजी ठहाका लगाकर हंसते और फिर लपक कर गोद में उठा लेते। और दौड़ता हुआ वेनिका जब बर्फ में गिर जाता था तो दादाजी उसको उठाते थे और हंसते थे। दादाजी क्रिसमस पेड़ काटते काटते वेनिका को खूब हंसाते। सहसा कोई खरगोश वहां से गुजरता तो वे चिल्लाते, वेनिका पकड़ो इस छोटी दुम वाले शैतान को। और वो उसे याद, और वेनिका को याद आता है कि जब वो पेड़ काटते रहते थे तो कितनी अच्छी अच्छी बातें बोलकर उसे हंसाते थे, और कोई खरगोश दिखता था तो वो वेनिका को प्रोत्साहित करते थे कि इस खरगोश को पकड़ो, इस छोटे दुम वाले शैतान खरगोश को। वेनिका दौड़ता, लुढ़कता और फिर दोनों की हंसी से जंगल गूंज उठता था। वेनिका जब खरगोश को पकड़ने के लिए दौड़ता था तो खरगोश की जितनी तेजी तो बच्चे में नहीं हो सकती थी ना, लेकिन वो बर्फ पे दौड़ नहीं पाता था, लुढ़क कर गिर जाता था, जिससे कि फिर दोनों मिलकर हंसने लगते थे। जंगल गूंज उठता था उनकी हंसी से। दादाजी क्रिसमस पेड़ मालिक के घर तक लाते। वेनिका के मित्र, मालिक की लड़की और दादाजी सब पेड़ सजाने में जुट जाते हैं।
गांव के बहुत सारे लोग मिलकर उस पेड़ को सजाते थे। गांव में एक परिवार जैसा था उसका, सबको वो जानता था और यहाँ वो बिल्कुल अकेला है। उन दिनों उसकी माँ जीवित थी, वह उसी घर में नौकरानी थी। मालिक की लड़की ओल्गा वेनका को खूब मिठाइयाँ खिलाती। ये तब की बात है जब उसकी माँ जिंदा थी और वो उसी घर में, जिसमें अभी कॉन्स्टेंटाइन काम करता है, चौकीदार है, उसी घर में उसकी माँ नौकरानी का काम करती थी। और मालिक की बेटी जो थी ओल्गा, वो वेनका को बहुत सारी मिठाइयाँ देती थी। उसी ने वेनका को पढ़ना लिखना सिखाया था। उसे वेनका से बहुत लगाव था, तो उसे चीज़ें भी देती थी, मिठाइयाँ भी देती थी, पढ़ना लिखना भी उसने सिखाया था। जब माँ ना रही तो दादाजी ने उसे मॉस्को आलियाखिन के पास भेज दिया। और जब माँ ना रही, कमाई का स्रोत कम हो गया, तब दादाजी ने आलियाखिन के पास उसे कमाने के लिए भेज दिया। एक बार फिर वेनका का जी भर आया। उसने लिखा, उसे इतना सब कुछ याद करके उसका मन भर आया, जी भर आया, यानी बहुत ज़्यादा वो इमोशनल हो गया, रोने को आ गया। और फिर लिखा, दादाजी ईश्वर के लिए मुझे ले जाओ, अब और नहीं लिखा जाता, मेरा हाथ दर्द कर रहा है, अब आपका इंतज़ार है। आपका पोता दादाजी से फिर से गुजारिश करता है कि भगवान के लिए मुझे यहाँ से ले जाओ, मुझे यहाँ पे मत छोड़ो। और उससे बाद ये भी कहता है कि मैंने बहुत लिख लिया, अब इससे ज़्यादा लिख नहीं पाऊँगा, मेरे हाथ में दर्द होने लगे। और फिर लिखता है कि आपका इंतज़ार कर रहा हूँ मैं। और फिर वेनका ने कागज की 4 तहें लगाई, कागज को फोल्ड किया 4 तहों में और उसे लिफाफे में डाला। ऊपर पता लिखा। वेनका को पता भी अच्छे से नहीं मालूम था, तो उसने पता में क्या लिखा, गांव को। हालांकि उसने कोई गांव का नाम नहीं लिखा, सीधे से लिखा गांव को, क्योंकि उसे कुछ भी नहीं पता था कि पता कैसे लिखते हैं, एड्रेस कैसे लिखते हैं। बस उसने क्या किया, लिफाफे के ऊपर लिखा गांव को, मेरे दादा कॉन्स्टेंटाइन के पास। ऐसे एड्रेस से तो कभी भी पत्र किसी के पास नहीं पहुंचता, इसलिए मैं आपको लिखना भी सिखाऊंगी। पत्र लिखना मैंने एक वीडियो में सिखाया है, तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आप लोग आईसीएसई बोर्ड में पढ़ रहे हैं, तो उसी का फॉर्मेट बताते हुए मैंने वो वीडियो बताया है। तो वो जब आप लोग लिख लेंगे ना, उस तरह से सीख जाएंगे ना, तो डेफिनेटली आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे पत्र को लिखने में। आईसीएसई बोर्ड में पत्र के बहुत ज़्यादा मार्क्स हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। वो पता लिखता है उस लिफाफे पर, जो कि सही नहीं है। निश्चित रूप से ये पत्र उसके दादा को मिलने नहीं वाला है, लेकिन उसकी उम्मीदें तो बनी रहेंगी। उसके बाद वो उस उम्मीद में कि ये पत्र जब दादाजी के पास पहुंचेगा तो दादाजी उसे लेने आएंगे, वो बहुत खुश था। अपने पत्र को अपनी जेब में रखा और सड़क की ओर दौड़ा। कल ही मुर्गी की दुकान पर बैठे आदमी ने उसे बताया था कि लाल डब्बे में डाली गई चिट्ठियां सही आदमी तक पहुंचा दी जाती है। वेनका ने चिट्ठी को चूमा और उसे धीरे से डाक के डब्बे में डाल दिया। उसे किसी व्यक्ति ने बताया था, जो मुर्गी की दुकान पे बैठता था, बेचता था मुर्गियां। उस व्यक्ति ने बताया था कि जो ये लाल डब्बा है, जो ये पोस्ट बॉक्स जो है, उसमें जो चिट्ठी डाली जाती है वो सही आदमी तक पहुंच जाता है। लेकिन वेनका को ये नहीं पता था कि उसमें एड्रेस या पता भी जो है वो एकदम सही सही लिखना होता है, वरना चिट्ठी कैसे पहुंचाएगा कोई। लेकिन उसने उस उम्मीद में, उसे जो नहीं पता था, फिर भी उसने क्या किया, उम्मीद से अपनी चिट्ठी को चूमकर प्यार से धीरे से डाक के डब्बे में डाल दिया। घर आकर वह गहरी नींद सो गया। वो घर आकर निश्चिंत होकर गहरी नींद में आराम से सो गया, इस उम्मीद में कि ये पत्र तो पक्का दादाजी को मिलेगा और दादाजी फिर मुझे ज़रूर लेने आएंगे। उसे सपना आया, चिमनी के पास खड़े उसके दादाजी अपनी उम्र के बूढ़ों को उसकी चिट्ठी पढ़कर सुना रहे हैं। और जब वो सो गया तो उसने सपने में देखा कि उसके दादाजी चिमनी के पास खड़े हैं और अपने दोस्तों को चिमनी के पास, क्योंकि जो बहुत ठंडा जगह है ना वो, तो वहाँ पे करीब करीब हर घर में आग जलाने की व्यवस्था रहती है, ताकि लोग अपने हाथ पैर सेक सके, घर को गर्म रख सके। तो उसी चिमनी के पास उसके दादाजी खड़े हैं और अपने उम्र के बूढ़ों को, अपने दोस्तों को वेनका की चिट्ठी पढ़कर सुना रहे हैं। और इसी उम्मीद में वो आराम की नींद सो गया। ये कहानी लिखी है अंतोन चेखव ने। आशा है आप लोगों को कहानी अच्छे से समझ में आ गई होगी। इस कहानी का जीवन मूल्य यानी मोरल है कि बच्चे प्यार के भूखे होते हैं।
बच्चों को सिर्फ प्यार चाहिए, उन्हें पैसे नहीं समझ में आते हैं। उनकी उम्मीदें जो होती है बहुत बड़ी बड़ी नहीं होती, छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं। बस उनको प्यार चाहिए, उनके मम्मी पापा उनको चाहिए। खैर, ये कहानी जिन्होंने लिखी है उनका जन्म हुआ है 29 जनवरी को, और दक्षिण रूस में। उनकी प्रमुख कहानियाँ गिरगिट, कलर्क की मौत, तितली, घोंघा आदि है। प्रसिद्ध नाटक है वान्या, मामा, तीन बहनें, सिगल और चेरी का बगीचा। 15 जुलाई 1904 को दिल का दौरा पड़ने से इनका स्वर्गवास हो गया, यानी इनकी मृत्यु हो गई। बच्चों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये शब्दार्थ हैं। शब्दार्थ के बाद हम लोग देखते हैं मौखिक प्रश्न। इसमें मैंने ये जो डॉट डॉट दिया है, इसका मतलब है कि ये पूरे लाइन में आपको उत्तर लिखना है। बच्चों, मैं बार बार बताती हूँ कि आप एक शब्द में उत्तर कभी नहीं लिखेंगे जब तक कि यहाँ लिखा ना हो कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दे या एक पद में दें। अगर ऐसा लिखा है तभी आप एक शब्द में उत्तर देंगे, वरना पूरी लाइन में देंगे। जैसे वेनका ने दादाजी को किसकी शुभकामनाएं दी, तो आपको पूरा लिखना है कि वेनका ने दादाजी को क्रिसमस की शुभकामनाएं दी। मैंने सिर्फ इतना ही लिखा है, आपको पूरी लाइन में लिखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न, ये तो पूरा है। इसके बाद यहाँ जो है पेज नंबर 100 पैराग्राफ सेकंड, वेनका ने मालिक के जाते ही क्या किया, तो वो आपको पेज नंबर 100 के सेकंड पैराग्राफ में दिखेगा कि मालिक के जाते ही वेनका ने अलमारी से स्याही की दवात, घिसी नीब वाला होल्डर निकाला और कागज को जमीन पर फैलाकर पत्र लिखने बैठ गया। ठीक है, उसके बाद है वेनका ने लिखने से पहले क्या किया, तो इसमें भी आपको देखना होगा पेज नंबर 100 आफ्टर सेकंड पैराग्राफ। सिर्फ 2 लाइनें जो हैं आपको लिखना है, और वो ये है कि पहला अक्षर लिखने से पहले, पत्र लिखने से पहले उसने चोरों की तरह दरवाजे और खिड़की की ओर विस्फारित नेत्रों से, नैनों से ताका। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद वाला प्रश्न जो है उसका उत्तर मैंने पूरा लिख दिया है। ये यहाँ पर वाला हो सकता है आपको समझ में नहीं आ रहा हो, क्योंकि यहाँ पे चित्र बना हुआ है ना, तो लेकर स्कूल। ठीक है, बाकी तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, तो इनका उत्तर मैंने पूरा लिखा है 2 प्रश्नों का। ठीक है, वेनका ने पत्र में मास्को शहर के बारे में क्या लिखा है, इसका उत्तर आपको पेज नंबर 101 के पैराग्राफ सेकंड में मिल जाएगा। उसने लिखा है ना कि मॉस्को शहर बहुत बड़ा है, यहाँ बहुत घोड़े हैं लेकिन भेड़े नहीं हैं, यहाँ के लोग प्रतिष्ठित हैं लेकिन सौम्य नहीं हैं। तो वो चीज़ें आपको इसमें लिखना है। ठीक है, और उसके बाद है वेनका ने पत्र में अपनी किस शिक्षा की बात लिखी, तो ये मैंने पूरा लिख दिया है क्योंकि इसमें आपको जोड़कर लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सही विकल्प वाला तो आप लोग खुद ही से कर सकते हैं, आसान है। अब व्याकरण और भाषा कौशल। बच्चों, मैंने वाक्य पहले भी वीडियो बनाया है, तो उसमें उद्देश्य और विधेय के बारे में डिटेल में बताया है। उद्देश्य का मतलब होता है सब्जेक्ट और विधेय का मतलब होता है प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट यहाँ पे वेनका की आंखों और प्रेडिकेट है टप टप आंसू गिरने लगे, तो वो मैंने अलग अलग कर दिया है। ठीक है, उसके बाद है विशेषण और विशेष्य अलग करना। विशेषण जो है वो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, तो ये सारे संज्ञा शब्द है, और जिसे कि विशेष्य कहते हैं, और उसकी विशेषता बताई गई है इन शब्दों के द्वारा। ठीक है, अब हम जब पत्र लिखते हैं तो पत्र में जब हम किसी को संबोधित करते हैं तो कैसे संबोधित करते हैं वो यहाँ पे पूछा गया। जैसे मित्र को लिखते हैं प्रिय मित्र, आदरणीय प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्य महोदय, पूज्या माता, आदरणीय माता, पूजनीय पिताजी, आदरणीय प्रकाशक महोदय या प्रिय भाई, इस तरह से वो यहाँ पे
मैंने बताया है। अब पत्र लिखने का तरीका जो है, यहाँ पे एक पत्र लिखने की जगह दी गई है, तो उस चीज़ को मैंने यहाँ पे बताया है। हालांकि तरीका मैंने डिटेल में आपको उस वीडियो में बताया है, जो कि मैं इसमें लिंक डाल दूंगी इस वीडियो के साथ, तो आप लोग उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, उससे पत्र की प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से। लेकिन फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा बता देती हूँ। आप क्या करेंगे कि आप अपना एड्रेस बहुत शॉर्ट में लिखेंगे, यानी 2 लाइनों में लिखेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2 से 3 लाइनों में, उससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर एक लाइन छोड़ के दिनांक लिखा जाएगा। दिनांक जो है, जो भी है, जैसे यहाँ पे 31 जनवरी 2020 या 2022 या 2023 जो भी है आप लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे प्रिय मित्र नमस्ते, क्योंकि आप अपने मित्र को पत्र लिख रहे हैं जन्मदिन का निमंत्रण देने के लिए, तो प्रिय मित्र लिखेंगे, कॉमा देंगे और फिर नमस्ते लिखकर पूर्ण विराम देंगे। हर शब्द के बाद एक कॉमा दिया हुआ है और जहां खत्म हुआ है वहां पर पूर्ण विराम। लेकिन औपचारिक पत्रों में विषय भी लिखा जाता है। ये अनौपचारिक पत्र है, यानी हम अपने मित्र को लिख रहे हैं, तो यहाँ विषय लिखने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे शुरू करते हैं बिल्कुल इसी जगह से, लेफ्ट साइड से ही। सारा कुछ लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है। मैं यहाँ कुशल हूँ, आशा करता हूँ तुम भी कुशल होगे। उसके बाद तुम्हें पता ही है कि मेरी कि 6 फरवरी को मेरा जन्मदिन है। इस दिन मेरे घर में पूजा का आयोजन किया जा रहा है, तथा उसके बाद एक छोटी सी पार्टी का भी आयोजन है। आप कुछ और भी लिख सकते हैं, ये मैंने जो लिखा है ये मैं आप लोगों को बता रही हूँ। इन दोनों कार्यक्रमों में तुम्हें परिवार सहित आमंत्रित करता हूँ। आशा है तुम सब आकर मेरी खुशी जरूर बढ़ाओगे। तो जब हम पत्र लिखते हैं ना बच्चों, तो हमेशा क्या करते हैं, 2 पैराग्राफ में ही पत्र लिखते हैं। जो औपचारिक पत्र होते हैं वो तो 2 पैराग्राफ में खत्म कर देते हैं, और जो अनौपचारिक पत्र रहते हैं उसको तीसरे पैराग्राफ में सिर्फ हम लोग ये लिखते हैं कि विशेष मिलने के बाद, या तुम्हारे पत्र के इंतजार में, या तुम पत्रोत्तर के प्रतीक्षा में, इस तरह से अंत में लिख देते हैं। या फिर बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद, माता पिता को मेरा प्रणाम कहना, इस तरह की लाइन लास्ट में लिखते हैं और पत्र को अंत करते हैं। तो यहाँ 3rd पैराग्राफ में और कुछ विशेष नहीं लिखा जाता है। 2 पैराग्राफ में कंप्लीट कर देना होता है, और 3rd पैराग्राफ में सिर्फ बाय करने का जो तरीका होता है वो हम लोग लिखते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, एक लाइन हम लोग छोड़ देंगे, फिर लिखेंगे तुम्हारा मित्र या तुम्हारी सहेली, और फिर जो भी नाम है वो लिख देंगे। यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे। यहाँ पे नाम लिखने के बाद फिर पूर्ण विराम जरूर देंगे। तो उम्मीद है कि आपको पत्र भी समझ में आ गया होगा, प्रश्नोत्तर भी समझ में आ गए होंगे, और आपको पाठ की भी समझ में आ गया होगा। इस सब के साथ ही मैं आप लोगों से अभी बाय कहना चाहूँगी, क्योंकि फिर जल्दी ही आप लोगों के लिए और दूसरा भी वीडियो बनाना है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरे वीडियो को ज़रूर प्रमोट करेंगे। फिलहाल बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।